और खबर का टुकड़ स्पेशल में आज सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की करेंगे। बंगाल में यूं तो अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों से बंगाल का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और बंगाल में सीएम योगी की रैलियों की डिमांड काफी ज्यादा है। तो क्या इस बार यूपी वाले सीएम योगी बीजेपी के मिशन बंगाल को साकार करेंगे? आज बंगाल में बीजेपी के मिशन 294 को भी डिकोड करेंगे। इन सबको निजाम की तर्ज पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। निजाम के शहर में जब सीएम योगी ने हुंकार भरी तो विरोधियों की चूल्हे हिल गई। चार मीनार के शहर में केसरिया सैलाब आ गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों का आंकड़ा 48 तक पहुंचा दिया था। हैदराबाद में योगी मॉडल की कामयाबी के बाद अब बीजेपी इसी फॉर्मूले से ममता बनर्जी का गढ़ ढहाना चाहती है। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने यूपी के योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को घेरने की योजना बनाई है। बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए बीजेपी ने मिशन 294 एक्टिव कर दिया है। बीजेपी के मिशन 294 को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले बात योगी मॉडल के सहारे बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने की करते हैं। बीजेपी ने बंगाल में सीएम योगी का चेहरा इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। अब इससे बीजेपी को क्या हासिल होगा, ये समझिए। सीएम योगी की बंगाल चुनाव में एंट्री के साथ ही लव जिहाद, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, माफिया पर बुलडोजर वाला एक्शन, राम मंदिर निर्माण, अयोध्या वाराणसी दीपोत्सव में बंगाल की बखान, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का मुद्दा बंगाल चुनाव में अहम हो जाएगा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, ठीक वैसे ही जैसा हैदराबाद में हुआ था। बंगाल में अभी से सीएम योगी की रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी है। योगी मॉडल के साथ साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मिशन 294 को एक्टिव कर दिया है। मिशन 294 मतलब पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा सीट के लिए एक नेता को बीजेपी तैनात कर सकती है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इन 294 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी के साथ चुनाव से पहले 294 नेताओं को बंगाल भेज सकती है। इनमें केंद्रीय नेताओं के साथ दूसरे राज्यों के नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ योगी मॉडल के जरिए बंगाल से ममता राज खत्म करने का पुख्ता प्लानिंग कर ली है। ममता पर बीजेपी तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। ऐसे में फायरब्रांड नेता की छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ मिशन बंगाल के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बंगाल चुनाव को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं, लेकिन बंगाल में खूनी संघर्ष जारी है। हावड़ा से लेकर हुगली तक, नॉर्थ 24 परगना से लेकर मेदिनीपुर तक बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नजर आ रहा है और पुलिस भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अब टूट पड़ी है। वहीं पिछले कुछ दिनों में टीएमसी और बीजेपी में भी खूनी संघर्ष की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन बंगाल की धरती धधक रही है। यहाँ चुनावी हिंसा चरम पर पहुंच चुकी है। टीएमसी पर विरोधी पार्टियों, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करने के आरोप लग रहे हैं। बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की है, जहां ममता सरकार की पुलिस ने लाठी डंडों के दम पर विरोध को दबाने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता हर जगह ममता दीदी की पुलिस के टारगेट पे है। 30 दिसंबर को मेदिनीपुर में भी जमकर बवाल हुआ। रामनगर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी की गई और मारपीट हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की रैली में अड़ंगा डालने का आरोप लगा है। झड़प की ये तस्वीर दुर्गापुर की है। यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे को लेकर विरोध होने के बाद बवाल मच गया। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने यहाँ मारपीट की और कई लोगों को जख्मी कर दिया। बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन से टीएमसी बौखला गई है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। नेताओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। तस्वीरें आसनसोल की, जहां पर टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी के पोस्टर पर टीएमसी के गुंडे अपना गुस्सा उतारते दिखे।
कम होते जनाधार से बौखलाए टीएमसी कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हैं। तस्वीरें पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी छोड़ने के ऐलान के बाद पार्टी के दूसरे गुट के लोगों ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी इन लोगों की झड़प हुई। बंगाल की सियासत में इस तरह की तस्वीरें आम हैं। हिंसा लगातार बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं ब्रिटेन में सिर उठा चुके कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक भारत में महसूस की जा रही है। दरअसल नागपुर में ब्रिटेन से लौटा एक शख्स संक्रमित पाया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये शख्स अभी तक 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर चुका है। क्या भारत में हो गई है ब्रिटेन वाले खतरनाक वायरस की एंट्री? क्या न्यू कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज नागपुर में है? यूके से लौटे नागपुर के शख्स में हो सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन में सिर उठा चुके कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक भारत में भी महसूस की जा रही है। क्या कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज नागपुर में है? नागपुर का प्रशासन इसी की जांच में जुटा है। दरअसल इंग्लैंड में 1 महीने रहकर वापस नागपुर लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। इंग्लैंड से लौटा ये शख्स 29 नवंबर को नागपुर पहुंचा था। 17 दिन क्वारंटीन रहने के बाद इस शख्स में कोरोना के लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद मरीज को बुधवार को नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस शख्स के संपर्क में आए 10 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये शख्स गोंदिया भी गया था। इतने लोगों से संपर्क में आने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ने लगा है। नागपुर में 29 नवंबर को उनका आगमन हुआ है और उस दिन जो टेस्ट किया वो नेगेटिव थी, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद उनके सिम्टम्स डेवलप हुए तो उनके नंदनवन पीएचसी में टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आए। उनका एक गोंदिया में भी विजिट हुआ था, वहाँ के 3 से 4 लोग पॉजिटिव हुए। हालांकि संक्रमित शख्स कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित है या नहीं, इसकी जांच के लिए सैंपल को पुणे लैब भेजा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से दो चार कर रहे हिंदुस्तान वासियों को अब मिलने जा रही है वो खुशखबरी जिसका इंतजार उन्हें कई महीनों से था, और वो खुशखबरी है कोरोना वैक्सीन का टीका मिलने की। भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को साल के आखिरी हफ्ते में मंजूरी मिल सकती है। बता दें वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सीडीएसको को अपनी वैक्सीन का ट्रायल डेटा सौंप दिया है, जिसके बाद में भारत के कई अस्पताल ऐसे हैं जिसमें स्वदेशी वैक्सीन को लगाने की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसकी दस्तक ने पूरी दुनिया को दहला दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद भारत का दूसरा नंबर है, लेकिन अब भारतवासियों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। मुमकिन है कि अगले हफ्ते भारतीय वैक्सीन को ड्रग रेगुलेटर से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, मतलब कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाए। दरअसल कोवैक्सीन के 3rd फेज का ट्रायल जारी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने भी CDSCO को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डेटा सौंपा है। इसके अलावा भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भी हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहीं फाइजर ने भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। दिल्ली वालों, वैक्सीन है तैयार, अब होगी कोरोना की हार। पिछले कुछ हफ्ते जिस तरह कोरोना के मामलों में तेजी आई उसने दिल्ली वालों के दिल में खौफ पैदा कर दिया, लेकिन अब राजधानी को कोरोना मुक्त करने का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में वैक्सीन लगाने वालों की पहचान हो चुकी है। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन के लिए 3 कैटेगरी बनाई है। शुरुआती अभियान के तहत दिल्ली में 51 लाख लोगों को टीका लगेगा। पहली कैटेगरी में करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। राजधानी में पहले फेज में वैक्सीन के 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत है। फिलहाल दिल्ली सरकार के पास 74,000 डोज स्टोर करने की क्षमता है, जिसे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन का सबको इंतजार है, और ये वैक्सीन जब दिल्ली आएगी तो दिल्ली में कहाँ रखी जाएगी ये पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये राजीव गांधी जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसकी बिल्डिंग है। यहीं पर वो दवाई, वो वैक्सीन यहाँ पर रखी जाएगी। वैक्सीन को यहाँ पर रखा जाएगा और उसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक और सिविल वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली समेत पूरे भारत में वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा और लोगों को इस कोरोना महामारी से निजात मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन।
किसान बहाना, मकसद सियासत चमकाना। किसान आंदोलन को समर्थन के नाम पर कांग्रेस कुछ यही कर रही है आजकल। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस सड़कों पर आज उतरी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं। किसान आंदोलन के नाम पर सियासत चमकाने के चक्कर में राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसानों का नाम और राजनीति का काम, कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस का आज रुख सामने आया। धारा 144 के बावजूद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की जिद पर कांग्रेस नेता अड़ गए। कांग्रेस नेता पैदल मार्च की जिद पर अड़े थे और दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला दे रही थी। इस बीच सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत दी गई, लेकिन इसके बावजूद हंगामा नहीं थमा। लिहाजा प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को डिटेन किया गया, मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। इन सबके बीच राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति भवन ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन केंद्र सरकार पर हमला बोलने में उन्होंने कोई भी कोर कसर पीछे नहीं छोड़ी। किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है? जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। कांग्रेस के इस सियासी ड्रामे ने उनकी असलियत को बेनकाब कर दिया है। सवाल यह है कि विरोध के नाम पर लोकतंत्र पर सवाल उठाना क्या जायज है? टीम न्यूज़ नेशन।